कल्पना कीजिए कि आप अपने ही घर के सोफे पर बहुत आराम से बैठे हैं और आपके घर के एक कमरे में भीषण आग लगी हुई है। धुआं उठ रहा है, लपटें एकदम दरवाजे तक आ रही हैं। बाप रे। लेकिन आप आराम से टीवी देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अरे ये आग तो शायद पड़ोस में लगी होगी। हाँ, लोग अक्सर इस तरह की चीजों को इग्नोर कर देते हैं। एग्जैक्टली। भारत में नशे की लत या कह लें एडिक्शन के जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं ना, उन्हें देखकर मुझे बिल्कुल यही महसूस होता है। सही बात है। हमारे पास आज जो स्रोत है ब्रेकिंग द चेन्स अ गाइड टू अ ड्रग फ्री लाइफ, वो एक ऐसा कड़वा सच सामने रखता है जिसे हम सब रोज इग्नोर करते हैं। मतलब भारत में हर तीसरा इंसान किसी न किसी रूप में नशे की गिरफ्त में है। हर तीसरा इंसान। ये आंकड़ा वाकई बहुत डरावना है ना? हाँ। ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। और अगर हम इस आग की ग्लोबल तस्वीर देखें तो स्थिति और भी खौफनाक हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का डेटा बताता है कि दुनिया भर में हर साल करीब 30 लाख से ज्यादा मौतें सिर्फ और सिर्फ शराब की वजह से होती हैं। 30 लाख सिर्फ शराब से? हाँ, जरा इस नंबर को दिमाग में बिठाइए। 30 लाख मौतें। ये आंकड़ा अगर आप एड्स, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी और दुनिया भर में होने वाली कुल हिंसा या मर्डर्स को मिला देना तो भी उससे कहीं ज्यादा है। हम एक ऐसी महामारी के बीच जी रहे हैं जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं, क्योंकि जब हम खास तौर पर भारत की बात करते हैं तो डेटा बहुत चुभने वाला है। मैंने पढ़ा था कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक देश में लगभग 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें शराब के सेवन की वजह से तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत है। बिल्कुल, 16 करोड़। मतलब 16 करोड़। कई देशों की तो कुल आबादी भी इतनी नहीं होती। सही कहा आपने। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि इनमें से 90% लोगों तक कभी कोई इलाज पहुंचता ही नहीं है। और यही इस पूरी समस्या की सबसे बड़ी विडंबना है। और देखिए, ये सिर्फ शराब तक सीमित नहीं है। अगर आप पिछले 20 सालों का ट्रेंड देखें तो भारत में प्रति व्यक्ति शराब की खपत सीधे 3 गुना बढ़ गई है। 3 गुना? माय गॉड। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ एडिक्शन का दायरा भी बहुत बदल गया है। मतलब पहले लोग शराब, गांजा या अफीम की बात करते थे, लेकिन अब बात कफ सिरप, नींद की गोलियों और यहाँ तक कि स्टेशनरी के दुकानों पर मिलने वाले पेंट थिनर और गूंद तक पहुंच गई है। मतलब जो चीजें बच्चे क्राफ्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली। बच्चे और युवा इन सस्ती चीजों का इस्तेमाल नशा करने के लिए कर रहे हैं। और अगर आप इसके पीछे के कारण को देखें तो ये एक बहुत बड़े सामाजिक और भावनात्मक खालीपन का इशारा करता है। हाँ, और यही वो पॉइंट है जहां मुझे लगता है कि हमें इसके पीछे की साइंस और साइकोलॉजी को थोड़ा समझना होगा, क्योंकि सवाल ये उठता है कि लोग आखिर पहली बार इस रास्ते पर जाते ही क्यों हैं। बहुत सही सवाल है। आज की जो हमारी भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल है, उसमें स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, करियर का इतना प्रेशर है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग इस मेंटल प्रेशर से भागने के लिए एक तरह से सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया, सेल्फ मेडिकेशन। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक घूंट पीने या एक कश लगाने से उनके दिमाग का स्विच ऑफ हो जाएगा और सारी टेंशन, सारी परेशानियां कुछ देर के लिए खत्म हो जाएंगी। लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये स्विच ऑफ होने वाली जो फीलिंग है ना, वो कोई जादू नहीं है, बल्कि ये शरीर के अंदर होने वाला एक बहुत ही खतरनाक बायोलॉजिकल रिएक्शन है। बायोलॉजिकल रिएक्शन? वो कैसे? देखिए, जब कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसके दिमाग में डोपामाइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। डोपामाइन के बारे में काफी सुना आजकल। हाँ, डोपामाइन को आप हमारे शरीर का रिवॉर्ड या खुशी का हार्मोन कह सकते हैं। सामान्य जिंदगी में जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, अपने मनपसंद खाना खाते हैं या किसी अपने से गले मिलते हैं, राइट, तो दिमाग थोड़ा सा डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है। एक तरह का नेचुरल हाई। बिल्कुल। लेकिन ड्रग्स या शराब इस सिस्टम को पूरी तरह से हैक कर लेते हैं। ये दिमाग में डोपामाइन की एक तरह से विशाल सुनामी ला देते हैं। सुनामी? मतलब वो जो खुशी या रिलैक्स होने का एहसास है, वो दरअसल एक केमिकल का बहुत बड़ा ओवरडोज है। एकदम सही। और हमारा जो दिमाग है वो इस भारी ओवरडोज के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। जब डोपामाइन की ये सुनामी बार बार आती है तो दिमाग खुद को बचाने के लिए अपने डोपामाइन रिसेप्टर्स यानी उन सेंसर्स को जो खुशी महसूस करते हैं उन्हें कम कर देता है या बंद ही कर देता है। अच्छा, मतलब वो सेंसर्स ही काम करना बंद कर देते हैं। हाँ, इसे मेडिकल साइंस में डाउन रेगुलेशन कहते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि एक समय बाद वो व्यक्ति नॉर्मल चीजों से खुशी महसूस करना ही बंद कर देता है। ओहो,
तो ये कुछ ऐसा हो गया जैसे मान लीजिए आपने अपनी ही खुशी पर एक बहुत ही हाई इंटरेस्ट वाला लोन ले लिया हो। बहुत अच्छी एनालॉजी है। मतलब आज आपको एक साथ बहुत सारा कैश मिल गया है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप पार्टी कर रहे हैं, लेकिन कल से आप एक गहरे कर्ज में डूब जाएंगे और आपकी जो बेसलाइन खुशी थी, जो रोजमर्रा की खुशी थी, वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाएगी। ये बहुत ही सटीक उपमा दी आपने। और देखिए, वो इंसान अपनी उसी बेसलाइन खुशी को वापस पाने के लिए, सिर्फ नॉर्मल महसूस करने के लिए और ज्यादा नशा करता है, क्योंकि अब उसके बिना उसका दिमाग काम ही नहीं कर पाता। वो उस ट्रैप में पूरी तरह से फंस चुका होता है। लेकिन रुकिए, यहाँ मैं एक बहुत ही आम धारणा को चुनौती देना चाहूंगी। जी बताइए। हमारे समाज में अगर कोई शराब पीकर सड़क पर पड़ा है या किसी को लत लग गई है, तो लोग अक्सर क्या कहते हैं? यही ना, कह रहे इसका तो कैरेक्टर ही खराब है। हाँ, अक्सर लोग यही जजमेंट पास करते हैं। राइट। या कहते हैं कि इसमें विल पावर यानी इच्छा शक्ति ही नहीं है, ये खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये सच में सिर्फ इंसान की मेंटल कमजोरी है? क्या सच में कोई अपनी मर्जी से खुद को बर्बाद कर रहा होता है? यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि मेडिकल साइंस इस चारित्रिक कमजोरी या वीक विल पावर वाली थ्योरी को पूरी तरह से रिजेक्ट करता है। अच्छा, पूरी तरह से? जी हाँ, हमारे स्रोत में ये बहुत साफ तौर पर समझाया गया है कि एडिक्शन के पीछे बहुत गहरे जेनेटिक और बायोलॉजिकल कारण होते हैं। जेनेटिक कारण? बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति के परिवार में जैसे माता पिता या दादा दादी में एडिक्शन का इतिहास रहा है, तो उस व्यक्ति में भी इसका शिकार होने का खतरा 40 से 60% तक बढ़ जाता है। एक मिनट, मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसी इंसान ने अपनी जिंदगी में शराब की एक बूंद भी नहीं पी है, लेकिन सिर्फ उसके डीएनए की वजह से गेम उसके खिलाफ सेट हो चुका है? एक हद तक हाँ, ऐसा ही है। हर इंसान की न्यूरोट्रांसमीटर प्रणाली बहुत अलग होती है। कुछ लोगों का जेनेटिक ब्लूप्रिंट ऐसा होता है कि उनका रिवॉर्ड सिस्टम बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो अगर वो ट्राई करें तो जल्दी फंस जाते हैं। एग्जैक्टली। अगर वे जिंदगी में सिर्फ एक बार भी नशा ट्राई करते हैं, तो उनका शरीर उसे इतनी तेजी से अडॉप्ट कर लेता है कि वे तुरंत एडिक्ट हो जाते हैं। ये कोई कैरेक्टर की प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक मेडिकल कंडीशन है, एक बीमारी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डायबिटीज या अस्थमा होती है। जब तक हम समाज के तौर पर लत को एक बीमारी नहीं मानेंगे, इसका सही इलाज हो ही नहीं सकता। ये नजरिया बदलना वाकई बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या? जब विज्ञान चीख कर कह रहा है कि ये एक जानलेवा बीमारी है, तो फिर मीडिया और हमारी सोसाइटी से इतना नॉर्मल क्यों मानती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए ना, फिल्मों में, वेब सीरीज में हीरो को डिप्रेशन में शराब पीते हुए बहुत कूल और इंटेंस दिखाया जाता है, जैसे कि दर्द भुलाने का यही एक तरीका हो। हाँ, ऐसे बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। और सिर्फ दिखावा ही नहीं, हमारे आसपास कितने सारे मिथक फैले हुए हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि अरे सर्दियों में थोड़ी शराब पी लेनी चाहिए, इससे शरीर गर्म रहता है। मैंने तो ये बहुत लोगों से सुना है। और ये मिथक सिर्फ गलत ही नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये जानलेवा है। जानलेवा? हाँ। वो कैसे? लोग सोचते हैं कि शराब शरीर को गर्म करती है, लेकिन असल में ये हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ा देती है। अच्छा, ऐसा क्यों? होता यह है कि शराब शरीर की सतह वाली नसों को, जो स्किन के पास होती हैं, उन्हें फैला देती है। इसे वैसोडायलेटेशन कहते हैं। इससे खून स्किन की तरफ तेजी से दौड़ता है। हाँ। और इंसान को स्किन पर अचानक गर्मी महसूस होती है। उसे लगता है वाह, शरीर गर्म हो गया। लेकिन असल में कुछ और हो रहा होता है। बिल्कुल। सच तो यह है कि वो खून अंदर के वाइटल ऑर्गन्स जैसे दिल और फेफड़े, उनसे दूर जा रहा है। शरीर अपनी कोर हीट बहुत तेजी से खोने लगता है। बाप रे। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पीकर कड़ाके की ठंड में बाहर सो जाए, तो उसके शरीर का तापमान इतनी तेजी से गिरेगा कि उसकी मौत भी हो सकती है। माय गॉड, ये तो बिल्कुल उल्टा ही असर हो गया। और एक और बहुत बड़ा मिथक है जो आजकल युवाओं में बहुत तेजी से फैल रहा है। हाँ, कौन सा? मैंने कई बार सुना है लोगों को ये कहते हुए कि भाई गांजा तो बिल्कुल नेचुरल चीज है, ये तो एक पौधे से आता है, इसमें केमिकल्स नहीं है, तो इसका कोई नुकसान ही नहीं होता। अरे, नेचुरल होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो शरीर के लिए सुरक्षित है। साइनाइड भी नेचुरल होता है। पॉइंट है। और खासतौर पर अगर हम उन युवाओं की बात करें जिनकी उम्र 25 साल से कम है, तो उनका दिमाग अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है। ऐसे विकासशील दिमाग के लिए गांजा एक धीमे जहर की तरह काम करता है। किस तरह का जहर? मतलब दिमाग पर क्या असर होता है? ये ब्रेन के उस हिस्से को डैमेज करता है जो फैसले लेने यानी डिसीजन मेकिंग और याददाश्त के लिए जिम्मेदार होता है। ये न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन को स्थायी रूप से हमेशा के लिए नष्ट कर सकता है। ये तो बहुत डरावना है। चलिए, दिमाग की बात तो हो गई, लेकिन शरीर के अंदर मतलब फिजिकली असल में क्या टूट रहा है?
लोग शराब पीते हैं और सोचते हैं कि सुबह हैंगओवर खत्म और सब नॉर्मल हो गया। लेकिन ये अंदर काम कैसे करता है? देखिए, शरीर के अंदर सबसे ज्यादा तबाही लिवर में होती है। जब कोई शराब पीता है तो शरीर उसे एक जहर की तरह देखता है, एक टॉक्सिन की तरह। राइट। और लिवर उसे तोड़ने की कोशिश करता है। इस प्रोसेस में लिवर एक केमिकल बनाता है जिसे एसिटाइलडिहाइड कहते हैं। एसिटाइलडिहाइड? हाँ, और चौंकाने वाली बात यह है कि यह केमिकल असल शराब से भी कई गुना ज्यादा जहरीला होता है। क्या आप बात करें? बिल्कुल। यही एसिटाइलडिहाइड धीरे धीरे लिवर की कोशिकाओं को मारता है। पहले फैटी लिवर होता है और फिर बात सिरोसिस तक पहुंच जाती है। और सिरोसिस कोई मामूली इन्फेक्शन तो है नहीं कि डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी और वो ठीक हो जाए। राइट। बिल्कुल नहीं। सिरोसिस का मतलब है कि लिवर की सॉफ्ट कोशिकाएं मर चुकी हैं और उनकी जगह सख्त स्कार टिश्यू बन गए हैं। लिवर पूरी तरह सिकुड़ जाता है और ये डैमेज रिवर्स नहीं हो सकता। इसका सिर्फ एक ही इलाज बचता है, लिवर ट्रांसप्लांट। और हम सब जानते हैं कि भारत में डोनर मिलना और ट्रांसप्लांट का लाखों का खर्च उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। एकदम सही। और बात सिर्फ लिवर की नहीं है। इसके अलावा एक और भयानक स्थिति होती है जिसे वेट ब्रेन या वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम कहते हैं। वेट ब्रेन, ये सुनने में ही काफी खतरनाक लग रहा है। ये क्या होता है? जब इंसान बहुत ज्यादा शराब पीता है तो उसका शरीर खाने से विटामिन B1, जिसे थायमीन कहते हैं, उसे एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है। विटामिन B1? अच्छा। हाँ। और थायमीन हमारे दिमाग के लिए एक तरह से पेट्रोल या फ्यूल का काम करता है। जब दिमाग को ये फ्यूल मिलना बंद हो जाता है तो ब्रेन सेल्स भूखे मरने लगते हैं। हे भगवान! इंसान हमेशा एक कंफ्यूजन या भ्रम की स्थिति में रहता है। उसकी याददाश्त चली जाती है और धीरे धीरे वो चलने फिरने या बैलेंस बनाने में भी असमर्थ हो जाता है। ये तो शरीर का पूरी तरह से टूट जाना है। और पता है, लोग कैंसर को लेके बहुत डरते हैं। हर कोई जानता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, लेकिन शराब को लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो कोई हेल्थ ड्रिंक हो। और ये भी एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है हमारी सोसाइटी का। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने शराब को ग्रुप 1 कार्सिनोजीन घोषित किया है। ग्रुप 1, इसका क्या मतलब हुआ? ग्रुप 1 का मतलब है कि ये वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है कि ये चीज कैंसर पैदा करती है। ये शराब को तंबाकू, एस्बेस्टस और रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम की ही कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देता है। प्लूटोनियम की कैटेगरी में? बाप रे! बिल्कुल। इससे मुंह का कैंसर, गले का कैंसर और लिवर कैंसर होता है। और अगर कोई गर्भवती महिला शराब पीती है तो बच्चे को फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है, जिससे वो बच्चा पूरी जिंदगी शारीरिक और मानसिक विकलांगता का शिकार रहेगा। उफ, ये सारी साइंटिफिक जानकारी बहुत भारी है और डराने वाली भी है। बिल्कुल है। लेकिन हमारे स्रोत में 2 अलग-अलग उम्र के लोगों के जो उदाहरण दिए गए हैं ना, वो इस पूरे डेटा को एक इंसानी चेहरा देते हैं। मतलब एक तरफ 15 साल का राजू है। राजू का केस। हाँ, वो स्कूल में पढ़ता है, उसे किसी स्ट्रेस की बीमारी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ दोस्तों के बीच पीयर प्रेशर में कूल दिखने के लिए सिगरेट और फिर गांजे की शुरुआत करता है और धीरे धीरे रिहैब सेंटर पहुंच जाता है। सही बात है। और दूसरी तरफ 65 साल की शर्मा जी हैं। वो रिटायर हो चुके हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, तो अकेलेपन और बोरियत से बचने के लिए शाम को सिर्फ 2 पैग को नींद की दवा समझकर पीना शुरू करते हैं। जो कि बहुत आम है हमारे घरों में। बिल्कुल। और देखते ही देखते उनका लिवर फेल हो जाता है। मतलब 15 साल के राजू से लेकर 65 साल के शर्मा जी तक कोई भी इस आग से सुरक्षित नहीं है। और मजाक की बात देखिए, ये दोनों लोग अपनी ही बर्बादी के लिए अपने ही पैसे खर्च कर रहे हैं। सच में? अगर एक आम इंसान रोज नशा करता है तो वो साल भर में औसतन 1 लाख रुपए से ज्यादा सिर्फ जहर खरीदने पर खर्च कर देता है। 1 लाख रुपए? ये तो सच में ऐसा है कि आप किसी को पैसे दे रहे हैं ताकि वो आपको रोज थोड़ा थोड़ा मार सके। और ये सिर्फ खुद को नहीं मारते, उनका जो रिवॉर्ड सिस्टम हाईजैक हो चुका है वो पूरे समाज पर भारी पड़ता है। वो कैसे? स्रोत के आंकड़े डराते हैं। नशे के कारण घरों में डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का खतरा 5 गुना बढ़ जाता है। 5 गुना? माय गॉड! सड़क दुर्घटनाओं में हर साल मरने वाले 30% लोग वो होते हैं जो नशे में गाड़ी चलाने वालों का शिकार होते हैं। उनकी तो कोई गलती भी नहीं होती। बिल्कुल। और एडिक्शन से जूझ रहे लोगों में आम जनता के मुकाबले सुसाइड या आत्महत्या का रिस्क 6 गुना ज्यादा होता है। तो अगर हम देखें, हम भारी लिवर डैमेज, ब्रेन सेल्स के मरने, परिवारों के टूटने और कैंसर जैसी भयानक बीमारियों की बात कर रहे हैं। सच कहूं तो ये सब सुनकर मुझे बहुत गहरी निराशा महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक डेड एंड है। मैं समझ सकता हूँ। मेरा मतलब है, अगर किसी का ब्रेन केमिस्ट्री इतना बदल चुका है तो क्या उसके पास कोई उम्मीद बचती है? क्या साइंस के पास इस डैमेज को रिवर्स करने का, वापस ठीक करने का कोई रास्ता है? ये बहुत जायज सवाल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंसान का दिमाग और शरीर बहुत ही रेजिलिएंट होता है। वो हार नहीं मानता।
अच्छा। स्रोत हमें विशाल नाम के एक इंजीनियरिंग छात्र की कहानी बताता है। विशाल हॉस्टल के अकेलेपन और पढ़ाई के स्ट्रेस में आकर नशे का शिकार हो गया था। बात यहां तक पहुंच गई थी कि वो सुसाइड करने के बारे में सोचने लगा था। हे भगवान, फिर क्या हुआ? लेकिन फिर उसके एक प्रोफेसर ने नोटिस किया। उन्होंने उसे जज करने के बजाय मदद का हाथ बढ़ाया, उसे ताने नहीं दिए। जो कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल। वो उसे एक डी एडिक्शन सेंटर ले गए। वहां विशाल ने मेडिकल हेल्प के साथ साथ योग शुरू किया, गिटार बजाना सीखा, और आज पता है, आज वो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में शानदार नौकरी कर रहा है। वाह, ये कहानी सच में बहुत सुकून देती है। लेकिन इसके पीछे की साइंस क्या है? क्या योग या कोई हॉबी सच में उन डैमेज्ड हुए न्यूरॉन्स को वापस ठीक कर सकते हैं? जी बिल्कुल। विज्ञान में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी दिमाग की खुद को फिर से वायर करने या रिपेयर करने की क्षमता। जब इंसान नशा छोड़ता है और व्यायाम या कोई फिजिकल एक्टिविटी शुरू करता है तो शरीर एंडोफिन रिलीज करता है। एंडोर्फिन भी एक फील गुड हार्मोन है ना? एग्जैक्टली। ये एक नेचुरल पेन किलर और मूड बूस्टर है जिसका शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। वाह। इसके अलावा मेडिटेशन या ध्यान का असर तो सीधा दिमाग के उस हिस्से पर होता है जो नशे की मांग करता है, जिसे एमिगडाला कहते हैं। जो लोग नियमित ध्यान करते हैं, वैज्ञानिक स्टडीज बताती हैं कि उनकी नशे की क्रेविंग या लालसा 50% तक कम हो जाती है, क्योंकि उनका दिमाग नेचुरली शांत रहना सीख जाता है। ये तो बहुत ही पावरफुल है। और मुझे लगता है कि इसमें परिवार का रोल भी बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा रोल परिवार का ही है। हाँ, क्योंकि अगर घर में किसी को लत लग गई है तो उस पर चिल्लाने या उसे ताने मारने से कुछ नहीं होगा। स्रोत भी इस बात पर जोर देता है कि पेरेंट्स को बिना जज किए एक दोस्त की तरह बात करनी चाहिए। सही बात है। और सबसे बड़ी बात, अगर घर के बड़े खुद शाम को ग्लास लेकर बैठते हैं और फिर बच्चों को उपदेश देते हैं कि बेटा नशा मत करना, तो वो कभी काम नहीं करेगा। बच्चे उपदेश नहीं सुनते, वे उदाहरण देखते हैं। एकदम सही कहा आपने। और अगर मान लीजिए कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। हमने अभी बात की कि ये एक बीमारी है, तो बीमारी का इलाज तो डॉक्टर ही करेगा ना। राइट। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे सीबीटी कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम्स और सपोर्ट ग्रुप्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। सरकार ने एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, 14446। इस नंबर पर कोई भी कॉल करके सीक्रेट तरीके से मदद ले सकता है। इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों के 500 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के नशे की बिक्री पर सख्त कानूनी बैन के नियम मौजूद हैं, बस उन्हें सही से लागू करने की जरूरत है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? यह मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछना चाहूंगी। जी पूछिए। हम इंसान को थेरेपी दे देंगे, योगा सिखा देंगे, हेल्पलाइन नंबर दे देंगे, लेकिन अगर वो इंसान घर से बाहर निकलता है और देखता है कि हर गली के नुक्कड़ पर किराने की दुकान की तरह शराब या सिगरेट की दुकान खुली है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। राइट। अगर सिस्टम ही उसे हर कदम पर ललचा रहा है, तो क्या सिर्फ एक अकेले व्यक्ति की इच्छा शक्ति इस जाल को तोड़ सकती है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें, मेरा मतलब है, अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो सच्चाई यही है कि सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई काफी नहीं है। बिल्कुल। जब तक समाज और सरकारें अपने सिस्टम में बदलाव नहीं लाएंगी, तब तक ये लड़ाई एक तरफा रहेगी। स्रोत साफ कहता है कि टीवी पर जो सरोगेट विज्ञापन आते हैं, अरे हाँ, वो जो पानी की बोतल या म्यूजिक सीडी के एड्स होते हैं। एग्जैक्टली, पानी की बोतल, क्लब सोडा या म्यूजिक सीडी के नाम पर असल में शराब का ब्रांड प्रमोट किया जाता है। उन पर पूरी तरह से बैन लगना चाहिए। सही बात है, वो तो सीधा धोखा है। इसके अलावा हमें स्कूलों में पीयर एजुकेटर्स बनाने होंगे, ऐसे स्टूडेंट लीडर्स जो अपने ही दोस्तों को इसके खिलाफ अवेयर करें। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां एक हेल्दी लाइफस्टाइल चुनना आसान हो, न कि नशा खरीदना। बहुत सही कहा। आज की इस चर्चा ने सच में हमारी आंखें खोल दी हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमने समझा कि एडिक्शन सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है जिस पर गुस्सा किया जाए या कैरेक्टर पर सवाल उठाया जाए। ये एक खतरनाक डोपामाइन ट्रैप है। इसके पीछे जेनेटिक्स का खेल है। हमने देखा कि कैसे ये लिवर को सिरोसिस में बदल देता है और कैसे विटामिन B1 की कमी से वेट ब्रेन जैसी हालत हो जाती है, जहां दिमाग एक तरह से काम करना ही बंद कर देता है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो ये है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी, योग, सही थेरेपी और परिवार की सहानुभूति से इस दलदल से बाहर आना पूरी तरह मुमकिन है। और इस पूरी बातचीत का सबसे अहम टेकअवे भी यही है
कि लत नाम की इस बीमारी को गुस्से या नफरत से नहीं, बल्कि मेडिकल साइंस और करुणा यानी कंपैशन से हराया जा सकता है। सही कहा। अगर आप खुद स्ट्रेस में हैं, तो उसे हैंडल करने के नेचुरल तरीके ढूंढिए, और अगर आपका कोई अपना इस अंधेरे में है, तो उसे ताने मारने के बजाय बिना जज किए मदद का हाथ बढ़ाइए। बिल्कुल, एम्पैथी बहुत जरूरी है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं स्रोत में छुपे एक ऐसे पॉइंट की तरफ ध्यान खींचना चाहूंगी जो शायद बहुत से लोगों ने नोटिस ना किया हो। हाँ, और वो पॉइंट सीधे देश की इकोनॉमी से जुड़ा है। अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि शराब और तंबाकू की बिक्री से सरकार को बहुत भारी आबकारी कर यानी एक्साइज टैक्स मिलता है, जिससे देश चलता है। हाँ, लोग अक्सर ये लॉजिक देते हैं। लेकिन स्रोत का डेटा इस सच को पलट कर रख देता है। सच्चाई ये है कि सरकार एक्साइज टैक्स से जितना कमाती है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा हिस्सा उसे नशे से होने वाले नुकसान को ठीक करने में खर्च करना पड़ता है। मतलब कमाई कम और खर्चा ज्यादा। आन होता है वो देश की जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा खा जाता है। बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक पूरा समाज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए एक ऐसे पदार्थ को खुलेआम बेच रहा है जो उसके ही नागरिकों के दिमाग के ग्रे मैटर को नष्ट कर रहा है, तो क्या सिर्फ वो नागरिक एडिक्ट हैं, या फिर ये पूरा का पूरा सिस्टम ही एक एडिक्ट बन चुका है जो अपने असली फायदे और नुकसान में फर्क करना भूल गया है? वाह, ये तो सच में दिमाग हिला देने वाला विचार है ना? मतलब हम खुद अपने घर के अंदर आग लगा रहे हैं और फिर उसी आग से हाथ सेकने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, यही हो रहा है। इस बहुत ही गहरे और झकझोर देने वाले सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा।